ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भारत में सुशासन। ये अध्याय 50 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड गवर्नेंस क्या है, इसका मतलब क्या होता है। गुड गवर्नेंस का मतलब है अच्छे तरीके से शासन करना, अच्छे तरीके से शासन चलाना। यानी किसी सामाजिक राजनैतिक इकाई को इस प्रकार से संचालित किया जाए कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके, इसका सही परिणाम प्राप्त हो सके। सुशासन शब्द का प्रचलन 1990 के दशक में तेजी से देखा गया और इस दशक में विश्व की अनेक संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस शब्द का व्यापक प्रयोग किया गया। भारतीय परंपरा में जो रामराज है, रामराज की जो कल्पना है, यह सुशासन को इंगित करती है। 1992 में विश्व बैंक ने सुशासन की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि सुशासन जो है एक मूल्य सापेक्ष अवधारणा है, वैल्यू रिलेटिव अवधारणा है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक शासन सुशासन नहीं होता है, बल्कि कुछ निर्धारित विशेषताओं से संपन्न शासन को ही सुशासन कहा जा सकता है। देखिए, प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, वर्तमान समय में अगर बात करें, तो सुशासन का जो महत्व है इस बात से समझा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देते समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुशासन की शर्त रखती हैं और यह जानने का प्रयास करती हैं कि संबंधित देश को जो दी गई आर्थिक सहायता है वो कितने प्रभावी रूप में जो है वहां पे सक्रिय है। सुशासन की जो आवश्यकता है इसके बारे में अगर बात करें, यानी नीड फॉर गुड गवर्नेंस, इसका मतलब क्या है। सुशासन शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में किया जाता है जिसमें शासन के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का उपयोग राष्ट्र के उन्नति और विकास के लिए किया जाता है। अतः सुशासन के विकास के लिए यह एक आवश्यक शर्त है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में भ्रष्टाचार की समस्या में जो है निरंतर वृद्धि हुई है। दिन दुगुना रात चौगुना जो है भ्रष्टाचार की केसें आई हैं और ये बढ़ता गया है और इस कारण से सरकार की विकास योजनाओं का पूर्ण लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सुशासन को बढ़ावा देकर समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, सुशासन से विकेंद्रीकृत शासन का लक्ष्य भी पूर्ण होता है और स्थानीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जा सकता है। अच्छे तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है और इससे सीमित समय में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी और आम जनता के जीवन में सुधार आएगा सुशासन से। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो सुशासन के जो आवश्यक तत्व हैं इसके बारे में देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस सुशासन के दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का जो है निर्वाह कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के अनुसार अगर बात करें, किसके अनुसार? कोफी अन्नान के अनुसार सुशासन मानवाधिकारों तथा विधि के शासन के लिए सम्मान सुनिश्चित कर रहा है, लोकतंत्र को यह सशक्त बना रहा है और लोक प्रशासन में पारदर्शिता और क्षमता को जो है प्रोत्साहित कर रहा है सुशासन। देखिए, उपयुक्त उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के 8 सिद्धांत जो है निर्धारित किए हैं, जो सुशासन के मूल तत्व हैं। ये 8 जो सिद्धांत हैं इसको ध्यान में रखिएगा, बारी बारी से इनको जो है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता, दूसरा है विधि का शासन, इसके बाद सर्वसम्मति उन्मुख समानता एवं समावेश, इसके बाद अगर बात करें तो प्रभावकारिता एवं कार्यकुशलता, इसके बाद उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और अनुक्रियाशीलता। ठीक है, इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सहभागिता का मतलब क्या होता है? देखिए, सरकार के जो निर्णय है, जो डिसीजन मेकिंग है, इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या वैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, ताकि उनके हितों की जो अभिव्यक्ति है इसमें हो सके। व्यवहार के रूप में अगर बात करें, व्यवहार तो देखिए शासन में प्राय लिंग, वर्ग, जाति आदि के आधार पर सुविधा देने में जो है भेदभाव किया जाता है, लेकिन सुशासन में लिंग, वर्ग, जाति आदि के आधार पर जो है भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरा विधि का शासन, इसका मतलब क्या है? सुशासन के लिए अगर बात करें तो सुशासन के लिए विधि का जो शासन है और जो विधि का शासन है और जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसका होना आवश्यक है। ठीक है, ताकि होना इसलिए आवश्यक है ताकि कानूनों का निष्पक्ष अनुपालन हो और लोगों को जो है जल्द से जल्द न्याय प्राप्त हो। विधि के शासन की स्थापना के लिए निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस बल का होना भी आवश्यक है। जो पुलिस बल है इसको भ्रष्टाचार में संलिप्त होना मतलब कि पाया नहीं जाना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए।
इसके बाद है सर्वसम्मति उन्मुख। इसका मतलब क्या है? एक समाज में किसी विषय पर जो है अनेक विचार होते हैं। एक सोसाइटी है, इसमें जो लोग रह रहे हैं उनके विचार जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। सुशासन इन भिन्न विचारों और हितों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करता है ताकि समाज में एक व्यापक सर्वसम्मति का निर्माण किया जा सके, और यह सर्वसम्मति समाज के सामूहिक हितों की पूर्ति करती है। समानता एवं समावेशन क्या है? देखिए, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को यह अनुभव होना चाहिए कि वे समाज के क्या है, पार्ट हैं, समाज के एक अहम अंग हैं और उनका भी समाज पर अधिकार है। वे समाज का सबसे कमजोर वर्ग यानी जो वीकर सेक्शन है, ये भी स्वयं को समाज की मुख्य धारा के भीतर अनुभव करें। यह सुशासन का जो है उद्देश्य है। तो जो कमजोर वर्ग हैं, जो मतलब कि गरीब तबके के जो लोग हैं, ये भी जो है समाज के मुख्य धारा के भीतर जो है मतलब कि आए और यह अनुभव करें कि हम लोग भी जो है समाज के साथ जुड़े हुए हैं। यह जो समाज के साथ जो जुड़ाव है, जो अनुभव है, यह सुशासन का उद्देश्य है। इसके बाद है प्रभावकारिता एवं कार्यकुशलता। ठीक है, सुशासन का जो अर्थ है कि सरकार और उसकी जो संस्थाएं हैं संसाधनों का स्तंभ उपयोग करते हुए ऐसे परिणाम दे जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। और यहां जो है कार्य कुशलता से जो तात्पर्य है, जो मतलब है, वह है प्राकृतिक संसाधनों का सतत या धारणीय उपयोग करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। इसके बाद उत्तरदायित्व। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, सुशासन में सुशासन का जो छठा तत्व है वह है उत्तरदायित्व। इसका मतलब है यह सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट्स है। जब अगर बात करें, जब तक शासन में उत्तरदायित्व का समावेश नहीं होगा तब तक सुशासन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि लोकतांत्रिक संस्थाएं उत्तरदायित्व मतलब उत्तरदायित्व रहित हैं, यानी उनको जो है उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं है, वो अपना उत्तरदायित्व नहीं समझती हैं, तो कार्य निष्पादन ठीक ढंग से जो है नहीं हो सकेगा या अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगा। इसके बाद है सातवां जो तत्व है वह है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। देखिए, सुशासन का जो महत्वपूर्ण तत्व है कार्य निष्पादन में क्या पारदर्शिता लाना। जो कार्य है इसमें पारदर्शिता हो। परंपरागत शासन व्यवस्था में प्राय गोपनीयता का व्यवहार किया जाता है, लेकिन सुशासन में यह स्वीकार्य नहीं है। गोपनीयता का व्यवहार नहीं किया जाता है। कार्य और उनके परिणामों से जुड़ी सूचनाओं को जो है मांगने पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भारत में सूचना का जो अधिकार है, यह अधिनियम इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। ये जो है सुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इससे पारदर्शिता बढ़ी है और शासन पर सही निर्णय लेने का जो है मतलब दबाव बढ़ा है। इसके बाद आठवां जो तत्व है अनुक्रियाशीलता। इसका अर्थ है सरकार के सभी विभाग और संस्थाएं लोगों की शिकायतों के समाधान और उनकी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए एक्टिव हो, सक्रिय हो, ताकि कम से कम समय में जनता को सेवाएं प्रदान की जा सके। इसके बाद है भारत में सुशासन, गुड गवर्नेंस इन इंडिया। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, सुशासन के लिए जो मापदंड स्थापित किए गए हैं, यदि उन मापदंडों के आधार पर भारत में सुशासन की जो स्थिति है इसका विश्लेषण किया जाए, किसका? सुशासन की स्थिति का विश्लेषण किया जाए, तो भारत में सुशासन की स्थिति न तो बहुत ऊंची दिखाई पड़ती है और न ही बहुत निम्न, यानी न तो बहुत अच्छा है न ही बहुत मतलब कि निम्न मतलब की है, यानी मीडियम कह सकते हैं। विधि के शासन आदि क्षेत्रों में भारत में बहुत प्रगति हुई है, लेकिन सामाजिक न्याय, राजनीतिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा प्रशासन की जो प्रभावशीलता है, इसके क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जाने की जो है आवश्यकता है। देखिए, भारत में सुशासन को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। ये जो निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर बात करें तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा शासन प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। ठीक है, तो जो अगर बात करें जो कदम उठाई गई मतलब कि इसके लिए किसके लिए? भारत में सुशासन को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करने के लिए जो समय समय पर जो कदम उठाए गए हैं। पहला जो कदम उठाया गया, एक संशोधन किया गया 1992 में 73वें 74वें संविधान संशोधन, और इसके द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा शासन प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित कर दी गई। समतामूलक और समावेशी विकास के विभिन्न वैधानिक निकायों का गठन किया गया, जैसे
राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में इसका गठन हुआ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 में और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में। याद रखिएगा। प्रशासनिक कार्यों में सुधार और दक्षता के लिए जो है 1968 तथा 2005 में प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। सुशासन के दृष्टि से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में सूचना का अधिकार, शासन में नैतिकता, स्थानीय स्वशासन तथा ई गवर्नेंस के विषय में व्यापक चर्चा की गई है। 2001 में एक कंप्यूटरीकृत लोक शिकायत उपचार एवं निगरानी प्रणाली जो है स्थापित की गई। इसके बाद संविधान के प्रारंभ में केवल अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग का प्रावधान किया गया था, जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों की भी देखरेख करता था। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया, जो अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। 2003 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद 26 जुलाई 2014 को सुशासन के लिए जन भागीदारी बढ़ाने के लिए मेरी सरकार MyGov नामक एक पहल की शुरुआत की गई। 2014 में निर्वाचित सरकार के द्वारा न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का जो है नारा दिया गया, जो सुशासन से ही संबंधित है। याद रखिएगा। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। भारत में सुशासन के समक्ष जो चुनौतियां हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या चुनौतियां हैं। तो देखिए, भारत में सुशासन के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं, जो प्रशासन में जन भागीदारी की मात्रा और प्रभावकारिता को सीमित करती हैं। कुछ चुनौतियां निम्नलिखित हैं। जैसे पहला चुनौतियां है लोक शिकायतों का प्रभावी समाधान। लोक शिकायतों का प्रभावी समाधान। दूसरा है नौकरशाही में लाल फीताशाही की प्रवृत्ति। इसके बाद प्रशासन में राजनीतिक नकारात्मक हस्तक्षेप। ये सभी चुनौतियां हैं। महिलाओं की शिकायतों का निवारण, प्रशासन में भ्रष्टाचार और मध्यस्थों की भूमिका। ठीक है। इसके बाद स्वच्छ भारत के लिए व्यवहार परिवर्तन, भारत में नागरिक घोषणा पत्र यानी जो सिटीजन चार्टर है, इसका विकास, त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण अनावश्यक विलंब, निर्धनता, अशिक्षा, जातिवाद एवं संप्रदायवाद जैसी सामाजिक आर्थिक बाधाएं, ये सभी चुनौतियां हैं। इसके बाद ई गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ई गवर्नेंस क्या है? देखिए, सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना इलेक्ट्रॉनिक शासन या ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है। यूनेस्को के अनुसार अगर बात करें तो ई शासन को जनता या अन्य एजेंसियों को सूचना के प्रसार की मतलब की सक्षमता, तीव्र और पारदर्शी प्रक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग के रूप में समझा जा सकता है। तो यूनेस्को के अनुसार अगर बात किया जाए तो जो ई शासन है, जो ई गवर्नेंस है, इसको जनता या अन्य एजेंसियों को सूचना के प्रसार की सक्षमता, तीव्र और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग के रूप में समझा जा सकता है। यानी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी सेवाएं हो, इसको जो है त्वरित या मतलब कि तीव्र गति से और पारदर्शिता से जो है सेवाओं को जो है प्रोवाइड कराया जाए, यही है आपका ई शासन, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ठीक है। और वर्तमान में अगर बात करें तो वैश्वीकरण के युग में सुशासन की धारणा को मजबूत बनाने के दृष्टि से ई गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में विकसित हुआ है। देखिए, परिभाषाएं अगर देखें तो विश्व बैंक के अनुसार ई गवर्नेंस से आशय सरकारी एजेंसियों के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है, जिसमें नागरिकों और सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंध परिवर्तित करने का सामर्थ्य है। यह विश्व बैंक के अनुसार इसकी परिभाषा। सरकारी कार्य प्रणाली में सूचना और संचार तकनीक जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग, इसके अनुप्रयोग को बढ़ावा देना, जिससे नागरिक, व्यापारी तथा अन्य सामाजिक अंगों के साथ पारदर्शी एवं व्यवस्थित संबंध जो है स्थापित हो और प्रशासन स्मार्ट बन सके। और यह अवधारणा है दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग 2009 के अंतिम रिपोर्ट में दी गई। इसके बाद ई गवर्नेंस की जो विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फीचर ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मूलतः जो है एक नैतिक, जिम्मेदार, प्रत्युत्तरवादी और पारदर्शी एवं स्मार्ट शासन व्यवस्था लाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो है अनुप्रयोग है।
ठीक है। इसमें प्रशासनिक नेतृत्व और प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो जाता है। इसकी अवधारणा मूल रूप से जो है बेहतर प्रशासन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत नौकरशाही का छोटा आकार और प्रशासन में सच्च चरित्रता यानी अच्छा चरित्र, सत्यता, लोक सेवाओं के प्रति जवाबदेही, जनता में प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता जगाना, उनमें जागरूकता लाना, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना इत्यादि शामिल है। इस व्यवस्था से कागजी कार्यवाहियों में कमी आती है। सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, जिससे पर्यावरण संतुलन, विलंब और अनावश्यक वित्तीय बोझ को जो है कम किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो ई गवर्नेंस के द्वारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जो टेलीफोन के माध्यम से कह सकते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग संभव हुई है, जिससे प्रशासन यानी विशेषकर न्यायालयों में दक्षता आई है। ठीक है, केसों में कमी आई है, जल्द से जल्द न्याय का जो मिलने का जो संभावना है वो जल्द से जल्द इसमें तीव्रता आ रहा है, जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिल रहा है। इसके माध्यम से प्रशासन में पुनरावृत्ति जैसे दोषों से बचाव होता है। यह लोक प्रशासन में जो है मतलब कि स्वचालन, अगर बात करें तो जो कह सकते हैं कि स्वचालन है, इसको यानी अपने से, यानी जो एक कड़ी है, इस कड़ी को जो है प्रोत्साहन देने की जो है प्रक्रिया है, स्वयं को जो है इसको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। स्वचालन को प्रोत्साहित देने की जो है इस प्रक्रिया में ज्यादा जो है भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। ई गवर्नेंस पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। जनवरी 2017 में विशाखापत्तनम में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय विश्व राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन के जो मुख्य बिंदु हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु है साइबर सुरक्षा की समस्या के लिए समाधान उपलब्ध कराना। जो साइबर अटैक हो रहा है, जो साइबर कह सकते हैं कि धोखाधड़ी, इन सभी के लिए जो है यानी साइबर सुरक्षा के समस्या के लिए समाधान जो है उपलब्ध कराना। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी का विकास करना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व उत्पादों के विनिर्माण में बेहतर प्रयास करना। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जो गैजेट्स हैं और जो उत्पाद हैं, इनके विनिर्माण में बेहतर प्रयास करना, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना। ठीक है, और साइंटिफिक तरीके से उत्पादन करना। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था डिजिटल रूपांतरण। डिजिटल रूपांतरण यह सम्मेलन केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से जो है आयोजित किया गया। ई गवर्नेंस के जो स्वरूप है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, G2C सरकार से यानी गवर्नमेंट टू मतलब कि सिटीजन। G2C, G का मतलब सरकार गवर्नमेंट और C का मतलब नागरिक सिटीजन। तो सरकार से नागरिक, सरकारी सेवाओं को नागरिकों के द्वारा जो है साझा किया जाता है, और इसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं के लिंक पर सेवाएं जो है प्राप्त होती हैं, जैसे ऑनलाइन बिल का भुगतान करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आदि। इसके बाद है G2G सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और इस मामले में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग न केवल सरकारी संगठनों के कार्यक्रम में शामिल सरकारी प्रक्रियाओं के पुनर्गठन में, बल्कि विभिन्न संगठनों के भीतर और उनके बीच सूचना और सेवाओं के प्रवाह के वृद्धि के लिए भी किया जाता है। तीसरा है गवर्नमेंट टू जो है बिजनेस, यानी सरकार से व्यवसाय, G2B, और इसका प्रयोग सरकार के साथ सीमा विहीन रूप से अगर बात करें, जो सरकार है G2B के अनुसार अगर बात करें, सरकार से व्यवसाय के अंतर्गत अगर देखें तो इसका जो प्रयोग है सरकार के साथ सीमा विहीन रूप से व्यवसाय, समुदाय, सामग्री और सेवाओं के प्रदायकों को परस्पर जो है क्रिया करने में सहायता देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ई शासन का जो उद्देश्य है लाल फीताशाही को कम करना और समय की बचत करना, लाइसेंसिंग, परमिट अधिप्राप्ति और राजस्व संग्रहण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो G2E सरकार से जो है कर्मचारी, सरकार से कर्मचारी का मतलब अगर देखें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सरकार और उसके कर्मचारी जो है एक दूसरे की कार्य प्रणाली से संबंधित सूचनाओं को साझा करते हैं। कर्मचारियों के द्वारा की जाने वाली शिकायतें, नियम या मानक आदि इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर। ठीक है, तो ई गवर्नेंस के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2015 को कब
1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का जो है आरंभ किया गया और इस योजना का मुख्य लक्ष्य था कागजी प्रक्रिया से छुटकारा प्राप्त करना और अधिक से अधिक ई माध्यम यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आधारित जो है व्यवस्था विकसित करना। इसके बाद ई क्रांति क्या है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ई, और ई क्रांति का मतलब ई क्रांति डिजिटल इंडिया पहल का एक अनिवार्य स्तंभ है, पिलर है। देश में ई गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस और सुशासन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए ई क्रांति के प्रमुख घटकों के रूप में शासन को जो है बदलने के लिए ई गवर्नेंस में बदलाव के विजन को मार्च 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया। ई क्रांति के कुछ सिद्धांत जो है वो निम्नवत हैं। जैसे पहला है मोबाइल फर्स्ट, ठीक है, मोबाइल फर्स्ट, क्लाउड बाय डिफॉल्ट, फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल, भाषाई स्थानीयकरण, सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक डेटा संरक्षण और मैडेटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल। ई क्रांति के अंतर्गत 44 मिशन मोड परियोजनाएं विभिन्न चरणों में क्रियान्वित जो है की जा रही हैं। ई गवर्नेंस के लाभ क्या है? बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस, याद रखिएगा ये मेंस का टॉपिक हो सकता है। मेंस में आपको ये सारे पॉइंट्स ऐड करने की जो है महसूस मतलब कि जरूरत जो है, इस जरूरत को महसूस की जा सकती है। तो ई गवर्नेंस के जो लाभ हैं, जैसे पहला, ई शासन से समय की बचत होती है। क्या होता है? कागजी प्रोसेस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है। कुछ ही सेकंड में जो है आपको जो है एक डेटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ट्रांसफर किया जा सकता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक जो है जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन को जो है स्थानांतरण किया जा सकता है। ई प्रशासन जो है, ई जो शासन है, यह प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करता है, प्रत्यक्ष या पारदर्शिता या भ्रष्टाचार में कमी लाता है। ठीक है, तो ई शासन जो है प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करता है और पारदर्शिता लाता है। ई शासन से भ्रष्टाचार और बिचौलियों की जो भूमिका है इसमें कमी आती है, मीडिएटर समाप्त हो जाते हैं, सीधे नागरिक और जो गवर्नमेंट है इसके बीच संबंध स्थापित हो जाता है। ई शासन पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापित होती है। इस शासन में सारे आंकड़े सदा उपलब्ध होते हैं, अतः कभी भी उन आंकड़ों का विश्लेषण करके उचित निर्णय लिया जा सकता है। इस शासन से प्रशासन में जन भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है और इस शासन के द्वारा सरकार की वैधता में वृद्धि होती है। इसके बाद अगर बात करें तो भारत में ई गवर्नेंस की जो पहल है इसके बारे में देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1970 में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना की। 1977 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना भारत में ई शासन की ओर पहला मुख्य कदम था, क्योंकि इसने सूचना और उसके संप्रेषण पर ध्यान केंद्रित किया। 1980 के दशक में या 1980 के दशक के पूर्वार्ध में अगर बात करें तो कंप्यूटरों का प्रयोग बहुत कम संगठनों तक था, बहुत कम होता था। 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक, 1980 के दशक के बाद की अगर बात करें तो 1980 के दशक के बाद बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालयों में जो है कंप्यूटर का आगमन हुआ और उनका प्रयोग अधिकांशतः जो है शब्द संसाधन के लिए किया जाता था। बाद के वर्षों में अगर बात करें तो चालू कंप्यूटरीकरण, दूर संपर्क और इंटरनेट संपर्क के लिए संघ और राज्य दोनों स्तरों पर अनेक ई शासन पहले की गई हैं। 1999 में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सृजन हुआ, जिसके माध्यम से 2000 तक वर्ष 2000 तक केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय या विभागों में कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है इस शासन के लिए 12 सूत्री न्यूनतम कार्यसूची जारी की गई, जो इस शासन के संदर्भ में मील का पत्थर साबित हुआ। 12 सूत्री। 2006 में भारत सरकार ने औपचारिक रूप से अपनी राष्ट्रीय ई शासन योजना का प्रारंभ की और इसके पश्चात विभिन्न राज्य सरकारों ने भी ई शासन से संबंधित अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की। जैसे आंध्र प्रदेश के द्वारा ई सेवा परियोजना, ठीक है, आंध्र प्रदेश के द्वारा कौन सी परियोजना आरंभ की गई? ई सेवा परियोजना। कर्नाटक ने भूमि परियोजना शुरू की। मध्य प्रदेश के द्वारा ज्ञान दूत परियोजना। और यह भी याद रखिएगा कि कौन सी जो परियोजना है किस राज्य के लिए है। जैसे ज्ञान दूत के बारे में कई बार पूछा गया है, लोकवाणी के बारे में भी पूछा जा चुका है, तो उत्तर प्रदेश का जो परियोजना है वह है लोकवाणी। केरल का जो परियोजना है वह है फ्रेंड्स। राजस्थान का ई मित्र परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद सुशासन दिवस, इसके बारे में देख लेते हैं। 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जो है
25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तब से प्रतिवर्ष एवरी ईयर्स 25 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन के आधार पर, किसके जन्मदिन पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के आधार पर 25 दिसंबर को जो है प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। और देखिए, इस आयोजन का जो उद्देश्य था सरकारी प्रक्रियाओं को व्यवहारिक बनाकर देश में एक खुला और उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करना तथा नागरिकों और सरकार के बीच दूरी को जो है कम करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति। मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति ये क्या है? 25 मार्च 2015 जो समय है इसको ध्यान में रखिएगा। 25 मार्च 2015 प्रधानमंत्री ने जो है अपनी महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय परियोजना सक्रिय शासन व समयबद्ध क्रियान्वयन प्रगति का जो है शुभारंभ किया। याद रखिए, प्रगति का शुभारंभ किया। प्रगति समन्वय और संवाद मूलक अनूठा जो है प्लेटफॉर्म है। प्रगति के उद्देश्य क्या है? तो प्रगति है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो प्रगति का मतलब क्या है इसको ध्यान में रखिएगा। प्रगति का जो उद्देश्य है आम जनता की शिकायतों का समाधान करना, भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं तथा राज्य सरकार की परियोजनाओं का क्रियान्वयन और केंद्रीय तथा राज्य परियोजनाओं की निगरानी करना। देखिए, उपयुक्त जो उद्देश्य हैं, ये जो उद्देश्य हैं, 3 जो उद्देश्य दिए गए हैं, इन उद्देश्यों के अतिरिक्त अगर बात करें तो प्रगति प्लेटफॉर्म भारत में गवर्नेंस और ई गवर्नेंस को और अधिक सक्षम और उत्तरदायी बनाने के लिए तैयार किया गया है। ई प्रमाण क्या है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिसंबर 2012 में लोक सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उपलब्ध कराने के लिए ई प्रमाण योजना को जो है आरंभ किया। इसका लक्ष्य देश में ई प्रमाण के नाम से राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा की स्थापना के साथ साथ आधार आधारित प्रमाणन करना है। देखिए, इसके बाद है नागरिक संपर्क केंद्र CCC। ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। नागरिक संपर्क केंद्र यानी सिटीजन कॉन्टैक्ट सेंटर, ये सरकार से नागरिक यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन प्रकार की पायलट परियोजना है। G2C प्रकार की पायलट परियोजना जिसका क्रियान्वयन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। यहां जो है एकल यूनिक नंबर 166 यानी 166 से क्लाउड आधारित गैर आपात कॉल सेंटर सेवा जो है उपलब्ध कराई जाती है। यह ऑटोमेटिक स्पीच पहचान, ऑटोमेटिक लाइन पहचान का उपयोग करने की योजना है। इसके बाद है ई जिला, ई डिस्ट्रिक्ट। ई जिला एक मिशन मोड परियोजना है जिसका उद्देश्य बड़े स्तर की वाली जो नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं इसको प्रदान करना है, जो जिला और उप जिला स्तर से प्रदान की जाती है। यह परियोजना सरकार के द्वारा 20 अप्रैल 2011 को अनुमोदित की गई और वर्तमान में देश के सभी 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। ई जिला परियोजना के अंतर्गत बैंक एंड कंप्यूटरीकरण किया जाना है। सेवाओं की प्रदायगी देश भर में स्थापित किए गए, ठीक है, याद रखिएगा, और समान सेवा केंद्रों के माध्यम से ये किए जाएंगे। ई जिला का उद्देश्य क्या है? तो ई जिला का जो उद्देश्य है जिला प्रशासन की कार्यशैली में सुधार करना है और इसके माध्यम से नागरिकों को अनिवार्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। JAM संधि क्या है? JAM संधि, जे से मतलब है जनधन, ए से मतलब है आधार और एम से मतलब मोबाइल। तो JAM जो संधि है भारत के गरीब लोगों के आर्थिक स्तर है, जो इकोनॉमिकल जो लेवल है, इसमें सुधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी समर्थित और वास्तविक समय आधार पर जो है रियल टाइम आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन में सरकार को सहायता प्रदान करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कार्यान्वयन में ये सरकार को सहायता प्रदान करते हैं। LPG और मनरेगा में DBT लागू किए जाने से यह सिद्ध हो गया है कि JAM महत्वपूर्ण रूप से जो है गोपनीयता भंग करने की घटनाओं को कम करने और निष्क्रिय निधियों को घटाने, भ्रष्टाचार कम करने और सरकार के साथ व्यापार करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। दिशा क्या है? दिशा के बारे में देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने सभी योजनाओं के बीच प्रभावी विकास क्रियान्वयन के लिए 28 जुलाई 2016 को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी DDCMC की स्थापना की है, ठीक है, जिसे दिशा नाम दिया गया है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। इसके बाद माई
माई जीओवी यानी माई गवर्नमेंट का लघु ये रूप है, छोटा शॉर्ट रूप है ये, और यह एक अद्वितीय पहल है जिसे 26 जुलाई 2014 को प्रारंभ किया गया था। यह नागरिकों तथा विदेशी भारतीय नागरिकों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे चर्चा करो, कार्य करो, पोल, टॉक, ब्लॉग आदि। इस पोर्टल के द्वारा जो है, इस पोर्टल पे जो है लोग अपने विचार और दृष्टिकोण को साझा कर सकते हैं। इसके बाद है नियतम कार्यक्रम। नियतम कार्यक्रम क्या है? तो देखिए, राज्यों के प्रशासन में दक्षता बढ़ाने और राज्यों के द्वारा जारी लोक कल्याण के कार्यों की समीक्षा के लिए नीति आयोग ने नियतम नियतम नामक जो है NIYATAM नियतम, ठीक है, नियतम नामक पहल जो है प्रारंभ की है। इसका पूरा नाम याद रखिएगा। और नियतम के अंतर्गत नीति आयोग से संबंधित राज्यों से समन्वय स्थापित करके शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और मोबाइल की पहुंच जैसे विकास के सूचकांकों पर राज्यों की प्रगति की समीक्षा करेगा। और हालांकि इस आधार पर एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ तुलना नहीं की जाएगी, यानी किसी एक स्टेट का तुलना किसी अदर स्टेट से नहीं की जाएगी, दूसरे राज्य के साथ इसकी तुलना नहीं की जाएगी। और इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों के कुल 25 इंडिकेटर्स शामिल किए जाएंगे, 25 संकेतक जो है शामिल किए जाएंगे। और इसी के साथ आज का जो सेशन होता है वो समाप्त। और नेक्स्ट सेशन में संविधान संशोधन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।